So good morning students. Today we are revising unit number 1, that is Introduction to Renewable Energy. So I think everybody is knowing what is the meaning of energy here. जानते हैं आप लोग एनर्जी का मतलब क्या होता है? So energy is defined as capacity to do, produce an effect, to do work. Okay. So whenever you apply some force, there's some movement, there's a deformation in the workpiece, or there's some displacement of the workpiece. So the displacement or deformation has been caused for some specific purpose, and we can say that is the required effect, or we can say that we want to do that work, or we want to displace the workpiece or anything else. Okay, na? So energy has been an important component to meet the day-to-day needs of human being. इस जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को ही कंसिडर करें, मैकेनिकल वर्क को ही कंसिडर करें. वर्क कैन बी completed in many other ways also. ठीक है. Sometimes there are mechanical work which are to be done. Sometimes they are chemical work. Sometimes there are other works also which are to be completed by using the energy. अब energy होती क्या है? I think everybody is knowing that. बता सकते हो एनर्जी क्या होती है? जनरली इलेक्ट्रिसिटी को अपन एनर्जी बोलते हैं, बट एनर्जी है क्या चीज? देखो इसमें जो पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट टू डू वर्क. तो ये वो चीज है जो किसी न किसी दूसरे मीडियम में कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, किसके लिए? वर्क कंप्लीट करने के लिए. अब एनर्जी का जो फॉर्म जिसको जो जनरली हमको समझ में आता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है. बट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्राइमरी एनर्जी, इट इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एनर्जी. ठीक है ना. एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मींस. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी के पहले भी कोई ना कोई हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसको भी हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मानना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एनर्जी. तो इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं आइदर फॉसिल फ्यूल से, हाइड्रोइलेक्ट्रिक टरबाइन के द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, और किसी अलग मीडियम के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बाकी जितने भी मीन्स हैं हमारे लिए, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो, ठीक है ना, न्यूक्लियर, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है. और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज कंसिडर्ड सेकेंडरी एनर्जी. ठीक है. ह्यूमन सोसाइटी रिक्वायर an increasing amount of energy for industrial, commercial, domestic, agriculture and transport purposes. इन सारे काम करने के लिए एनर्जी की यहाँ पे आवश्यकता होती है. नॉर्मली आज का जो हम संसार देखते हैं उसमें इस प्रकार से एनर्जी की डिमांड पूरी गई है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एनर्जी की डिमांड पूरी की जाती है, वेदर वी वांट टू कंप्लीट द वर्क इन इंडस्ट्रीज और एट हाउस. ठीक है ना. जहाँ पे भी हम, और ऑफिस ऑल्सो, जहाँ पे भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए जो सेकेंडरी सोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली एंड चीपली ट्रांसपोर्टेड विथ रिलेटिव स्मॉल लॉसेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक ग्रिड. ठीक है. एंड वन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इज, it is important to realize that without electricity modern society would not be possible. मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमने अपने आसपास जो इक्विपमेंट वगैरह बना लिए हैं, वेदर इट इज फॉर डोमेस्टिक यूज और फॉर कॉमर्शियल यूज और फॉर इंडस्ट्रियल यूज और फॉर ऑफिस यूज, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन होते हैं. तो यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम उसके बिना काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. So this is the basic of energy. Now we come to forms of energy. So there are primary and secondary energy sources. ठीक है. Primary energy refers to all types of energy extracted or captured directly from natural resources. जैसा अपन ने भी बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी है या सेकंड प्राइमरी एनर्जी नहीं है, बिकॉज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं
वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज से हमको मिलते हैं। ठीक है। प्राइमरी एनर्जी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ये प्राइमरी एनर्जी के सोर्सेस ही हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रिन्यूड अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो हमेशा बना रहता है। प्राइमरी एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मोर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम एटसेट्रा। दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड सेकेंडरी एनर्जी। स्टीम तो नॉर्मली आजकल कम इस्तेमाल होती है, पुराने समय में स्टीम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, आइदर फॉर ड्राइविंग स्टीम इंजन और ड्राइविंग स्टीम टरबाइन और फॉर मूविंग लोकोमोटिव्स। ठीक है, लाइक दैट। Nowadays, steam is being used in chemical industries for treatment purposes. ठीक है ना, या किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्टीम इस्तेमाल होती है। नॉर्मली आजकल स्टीम इस्तेमाल नहीं होती है। हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस, वेदर द डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड इन हाउस, ठीक है ना, और इन ऑफिस और इंडस्ट्री, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन होते हैं। ठीक है, so I think it will be clear to you what is primary energy and what is secondary energy. Now energy can be considered as commercial and non-commercial also. So energy that is available in the market for a definite price is known as commercial energy. ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, कोल है, ये सारे के सारे कॉमर्शियल एनर्जी हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। Any kind of energy which is sourced with the community and its surroundings area and which is not normally treated in the commercial market is termed as non-commercial energy. ठीक है, such as firewood, cattle dung, agriculture waste, etc. तो यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए, ये हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी इज सेकेंडरी एनर्जी, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमर्शियल एनर्जी ऑल्सो। और यही कॉमर्शियल एनर्जी हमारे घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है फॉर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि अपन ने सबसे पहले देखा था कि जितने भी सोर्सेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो जो डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। और प्राइमरी में हमने देखा था कि वहां पे दो प्रकार के हैं, आइदर नेचुरल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर द सोर्सेस which produce energy again and again like solar energy, wind energy, tidal energy, etc. ठीक है, non renewable energy sources cannot be replaced once they are used, that is we are having limited amount of non renewable energy sources, we cannot produce those sources in very small period of time. ठीक है, जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है। कोल, ऑयल और गैस बनने में हजारों साल का वक्त लगा है, बट वी कैन एग्जॉस्ट दो सोर्सेज इन फ्यू ईयर्स। एक आध 2 साल में, 100 साल में हम उनको खत्म कर सकते हैं, जिनको बनने में लाखों हजारों साल लगते हैं। ठीक है, इसलिए इन सोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। हालांकि दीज सोर्सेज आर ऑल्सो द नेचुरल सोर्सेज, but these are exhausted at very fast rate and we cannot produce in very small time. That's why these sources are considered as non renewable. These energy sources are limited and would be exhausted within prescribed period of time. Our non renewable resources are limited natural resource that cannot be remade or regrown in a short amount of time at a scale comparable to its consumption. This is very, very important. And this definition creates boundaries between renewable and non-renewable resources. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमको जो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती मिलती है वो अगेन बहुत कम टाइम में वो रिन्यू की जा सकती है। दैट मीन्स वट एवर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज प्रेजेंट फॉर टुडे and whatever amount of energy which we are going to produce using that solar radiation, next day we will get the same radiation and we will produce the same amount of energy. On the other hand, if we compare fossil fuels, coal, oil, gas, etc., so non renewable resources
कैसा होता है, बहुत कम समय में हम उसको खर्च तो कर सकते हैं, कंजम्पशन उसे कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट। तो ये बेसिक डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हालांकि ये सारे के सारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस होते हैं। ठीक है, so I think you will be able to differentiate between renewable and non-renewable energy sources. Okay? Then source of renewable energy. Renewable energy sources are unlimited natural resources that can be replenished in a short period of time. Examples are solar, wind, hydropower, biomass, ocean energy and geothermal. और ये सारे के सारे हमको पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, ओशन, जियोथर्मल, ऑल दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी हैव टू स्टडी। हम लगभग 2 पढ़ चुके हैं, हम फिर से इसका रिवीजन कर रहे हैं। सोलर पावर इज वन ऑफ द बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल बिकॉज इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्लीनेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई अनवांटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो कि एटमॉस्फेयर में जाएं वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, that's why it is considered as cleanest source of energy. Wind is also one of the cleanest source of energy. ठीक है ना? Solar power is the conversion of sunlight or solar radiation into electricity, directly into electricity or by using photovoltaics. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बना सकते हैं? by using solar photovoltaics or by concentrated solar power. ठीक है, there are other applications of solar radiation also. We can use solar radiations for directly heating or cooling purposes also instead of producing electricity. मतलब जो सोलर पावर होती है उसका इस्तेमाल हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट हम हीटिंग और कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं सोलर रेडिएशन को, नंबर 1। नंबर 2, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर आर 2 रूट्स, वन इज सोलर फोटोवोल्टेइक एंड अदर इज सोलर कंसंट्रेटेड सोलर पावर, जिसमें कि मिरर्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर फैशन में मिरर को अरेंज करते हैं, वो सन रेडिएशन को एक जगह फोकस करते हैं और वहाँ पर जाके हम एक वर्किंग फ्लूइड को हम गर्म करते हैं, उसकी फेज चेंज कराते हैं और उसको फिर भेजा जाता है टरबाइन में वर्क करने के लिए। ठीक है ना? सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सोलर एनर्जी। नाउ कम्स द विंड। तो विंड इज अनदर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब विंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? So that is possible when wind blows at particular speed. ठीक है ना? We install wind turbines in the path of the wind. So whatever amount of kinetic energy which wind has, that is converted into rotation of the rotor of that wind turbine, and further electricity is generated by the electricity generation principle. So kinetic energy of wind can be converted into the mechanical energy using windmills or wind turbines. In modern day, we use wind turbines. In the earlier times, we will have been using windmills. ठीक है ना? So wind is another clean source of the energy. जैसा solar power cleanest source of energy, in the similar way wind is also cleanest source of energy. यहाँ पे भी कोई कंबस्शन नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर पर डालते हैं। सीधे सीधे जो विंड होती है वो विंड टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट कराती है, उसकी वजह से जो रोटर रुका होता है उसका रोटेशन होता है, एंड दैट रोटर इज कनेक्टेड टू द जनरेटर विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी और डीसी पावर। थर्ड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज द बायोमास। बायोमास इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना? बायोमास भी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, बट इट इज नॉट द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। Biomass is the feedstock used to produce bioenergy. Bioenergy is a general term for energy derived from materials such as straw, board or animal waste. ठीक है ना? हम अपने आसपास जो भी नेचुरल चीजें देखते हैं, फूल पत्ती वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, इन सारी के सारे क्या होते हैं? बायोमास होते हैं। ठीक है, एनिमल वेस्ट इज ऑल्सो बायोमास। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू इज ऑल्सो बायोमास। तो हमारे चारों तरफ इतना ज्यादा ये अवेलेबल होता है कि उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए। एंड दिस बायोमास इज प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन बाय द नेचुरल सोर्सेज। जो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनके द्वारा ये प्रोड्यूस होता रहता है। सच मटेरियल्स कैन बी बर्न्ड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस हीट और पावर। ठीक है ना? अब जो बायोमास अवेलेबल है उनको या तो हम डायरेक्टली हीट बर्न करेंगे जिससे कि पावर और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और बाय केमिकल रिएक्शन
those biomass can be converted into liquid biofuels. जैसे आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, तो हम बायोमास को फर्मेंट करा के वहां पे, ठीक है ना, जो गोबर गैस प्लांट होता है उसके थ्रू हम यहाँ पे बायोगैस यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लिक्विड बायोफ्यूल्स भी यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। फोर्थ सोर्स इज हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर इज पावर ड्राइव फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और फास्ट रनिंग वाटर। ठीक है, हाइड्रो पावर के बारे में सब जानते होंगे, जितने ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो सारे इसके ऊपर वर्क करते हैं। फ्लोइंग वाटर क्रिएट्स एनर्जी दैट कैन बी कैप्चर्ड एंड टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है या जब रिवर में फ्लो होता है, तो उसके बीच में हम जनरेटर इंस्टॉल करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पावर इज कॉल्ड हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूजेस अ डैम ऑन अ रिवर टू स्टोर वाटर इन अ रिजर्वायर। रिजर्व हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं, and the potential challenge of rain falling in mountains areas or elevated plateaus is converted into electricity by a वाटर टर्बाइन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन के द्वारा हम जो डैम में स्टोर किए वाटर से या जो वाटर फ्लो हो रहा होता है रिवर में स्ट्रीम्स के थ्रू, उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द टाइड्स। बेसिकली द करेक्ट नेम इज ओशन एनर्जी। From ocean, we derive energy in three ways, that is either wave power, tidal power और ocean thermal energy। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे जो सही नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओशन एनर्जी। आई एम गोइंग टू करेक्ट इट हियर। So ocean energy is the energy stored in the tides, waves, or which is converted into mechanical energy and subsequently into electricity. Marine and hydrokinetic energy systems, a new generation of water power technology offer the possibility of generating electricity from water without the need for dams and diversions। ठीक है ना, तो क्या होता है, जैसे समुद्र में जब टाइड आता है या ओशन में पूरे टाइम वेव का कुछ एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना, और उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है वहां पे, तो जब वेव हो रही होती है तो उसके बीच में हम कोई मैकेनिकल मीन्स ऐसा तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। सम पावर प्लांट्स आर आल्सो वर्किंग व्हिच आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ओशन वेव्स। ठीक है ना, सिमिलरली देयर आर टू फिनोमेना, वन फिनोमेना व्हिच इज नोन एज टाइड। ठीक है ना, टाइड जब आता है, हाई टाइड एंड लो टाइड इज देयर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सेलेस्टियल बॉडी लाइक मून। तो जब ये आपस में मूव करते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में मूव करते हैं, तो इस केस में इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल लिक्विड है या पानी है वो सारा का सारा किसी एक डायरेक्शन में पुल होने लगता है। तो जिस डायरेक्शन पुल होता है उस जगह में हाई टाइड हो जाता है और जहां से पुल होता है वहां पर लो टाइड आ जाता है। तो दोनों केस में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब हाई टाइड आता है तो उस केस में हमारे पास ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो जाता है, और जब लो टाइड होता है तो उस केस में वाटर कहीं से निकल चुका होता है, तो हम कोई एक तरीका निकाल के जो पानी का जो फ्लो हो रहा है ऊपर और नीचे हो रहा है उसके बीच में कोई टर्बाइन इंस्टॉल करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ओशन एनर्जी का एक फॉर्म होता है वेव एनर्जी, दूसरा फॉर्म होता है टाइडल एनर्जी और टाइडल पावर। तीसरा है ओशन थर्मल। ठीक है, व्हाट इज ओशन थर्मल? एक्चुअली जब हम डीप सी में जाते हैं तो जो ओशन के ओशन में अवेलेबल वाटर है उसकी टॉप सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, और जब हम डीप सी में नीचे की तरफ उतरते हैं तो उसका टेम्परेचर बदलता चला जाता है। ठीक है, सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट टॉप लेयर एंड एट सम मीटर डीप इनटू द सी। तो इस फिनोमेना का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे पावर प्लांट डेवलप किए गए हैं जिसमें जो वाटर वेपर होती हैं वो लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पर क्रिएट की जा सकती हैं। उन वाटर वेपर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, टरबाइन को जनरेट करने के लिए, या स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं इस टरबाइन को जनरेट करने के लिए। तो उसको बोला गया है ओशन थर्मल। सो फ्रॉम ओशन वी कैन गेट एनर्जी इन थ्री वेज, वेव, टाइड एंड ओशन थर्मल। लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी हैव टू स्टडी दैट इज जियोथर्मल। व्हाट इज जियोथर्मल? जियोथर्मल का मतलब, जियो का मतलब होता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू
अर्थ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो जब हम अर्थ में नीचे की तरफ जाते हैं तो उसमें भी टेम्परेचर वहां पे राइज होने लगता है। अर्थ की जो ऊपर की सरफेस है वो क्रस्ट होती है, और जैसे जैसे हम उसके सेंटर या कोर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली राइज होता है, ठीक है ना। समटाइम्स हमने देखा होगा कि कहीं पे वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, तो वॉल्केनिक एरप्शन से इंडिकेट करता है कि इन द कोर देयर इज लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, ठीक है। वो मैग्मा या लावा की फॉर्म में होती है, जिसमें पिघली हुई चट्टानें होती हैं, बहुत सारी मिनरल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, जो कि अपना रूट निकालते, अपना रास्ता तय करते करते अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं, जिसको अपन वॉल्केनिक एरप्शंस बोलते हैं। तो जमीन के अंदर बहुत सारी हीट अवेलेबल है, उस हीट का भी हम यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल हीट इज द ओनली renewable energy source created naturally by the earth itself. The underground heat reservoirs can be tapped for a variety of uses, such as generating electricity or to heat buildings. The geothermal energy potential in the 10 kilometer of the Earth's crust almost amounts to 50,000 times the energy of oil and gas resources in the world. मतलब यदि हम अर्थ के क्रस्ट से 10 किलोमीटर के अंदर की तरफ जाते हैं तो उसमें अवेलेबल जो जियोथर्मल एनर्जी है वो इनसे, ऑयल और जो गैस रिसोर्सेज हैं उनसे 50,000 टाइम्स ज्यादा होती है। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज एनर्जी, what is primary secondary energy, commercial non commercial energy. We have seen the forms of renewable energy and the sources of the renewable energy. Now if you have any doubt you can unmute yourself and you can ask the question. सर ओशन के सरफेस पे ज्यादा टेम्परेचर है या फ्लोर पे? सरफेस पे ज्यादा होता है, जैसे नीचे जाते हैं वो ठंडा होता चला जाता है, ओके सर। ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 30-40 डिग्री के करीब हो जाता है, इतना टेम्परेचर पर्याप्त होता है। वो एक्चुअली इसमें केस में जो बॉयलर्स वगैरह डेवलप किए गए हैं उसमें हम प्रेशर कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो कम प्रेशर में क्या होता है कि जो वाटर रहता है वो वेपर में कन्वर्ट हो या स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है एट टू टेम्परेचर, ठीक है। ओके सर। तो उसकी वजह से अर्थ पे वो करते क्या है, डीप सी की तरफ जाते हैं, वहां पे जहाँ पे उनको लगता है कि 10 मीटर समुद्र की सतह पर और समुद्र की सतह से 10 या 15 मीटर नीचे उन दोनों पानी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो तो लगभग 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है। वहां पे उस टाइप के थर्मल पावर प्लांट, वो ओशन थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उतने ज्यादा दूरी पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं सी शोर से, कि वहां पे जो अवेलेबल एनर्जी है उसको सी शोर पर ट्रांसमिट करने के लिए काफी ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इस केस में काफी सारा वर्क चल रहा है और ये सोर्सेज देखे, ये तरीके देखे जा रहे हैं कि हाउ हम समुद्र के अंदर उस एनर्जी को कैसे कैसे ज्यादा टैप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस डाल दी बेटे आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर मीटिंग अपन बंद करते हैं ये।